So this reminds me of a Bollywood dialogue, and this dialogue would ensure that aspirants do not forget the demand of the question. So Dhadkan movie, I am sure you would have seen. So this very very famous dialogue, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. Now इसमें देखो, there are two sentences and they're very appropriately placed for people who are writing mails. अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता. तो वन शुड नॉट फॉरगेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको भूल सकते ही नहीं. अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है आपको उसको आपको एड्रेस करना है. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट से व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट and vice and French president. If I'm not wrong, this was a question in CSE 2022 mains. तो इसमें डिमांड इज द डिफरेंस इन द प्रोसीजर. तो ये डिमांड है, आपको इसको एड्रेस करना है. तो अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. अब पहला पार्ट, ये पहले वाला लाइन आपका पार्ट है कि आप डिमांड मत भूलिए. अब एग्जामिनर इंश्योर करेगा कि वो आपको नंबर देना ना भूले. अगर आप डिमांड नहीं भूलोगे तो आप याद दिलाओगे एग्जामिनर को कि आप मुझे I have written the exact thing. एग्जैक्ट. तो आप याद दिलाओगे एग्जामिनर को कि ऑनरेबल एग्जामिनर सर और ऑनरेबल एग्जामिनर मैडम, आप मुझे नंबर देना भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. और वो कैसे नहीं होने दोगे? जब आप डिमांड को याद रखो. दोस्तों, मुझे आज स्टीव जॉब्स का एक कोट याद आता है. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. हे एवरीवन, वेलकम टू कमल टीवी टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय एन अकेडमी. और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा. आई एम द फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म. आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, ही इज करेंटली अंडर ट्रेनी एज SDM ऑफ दिल्ली एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल करी है. सो लेट अस वेलकम मिस्टर अभिनव सिवाच ऑन दिस प्लेटफॉर्म. हाय अभिनव. हाय सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर. मेनी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर इस इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए. थैंक यू सर. वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू. सो यू आर करेंटली वर्किंग एज एन SDM सर. सो उस दौरान मतलब वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मेरे को एक और अटेम्प्ट करना है, रैंक इम्प्रूव करनी है और IAS लेकर ही छोड़ना है? सर currently I am undergoing my training as an SDM under training in South Delhi district. So during my classroom training also and during my revenue attachment with South Delhi district, I realized the potential and the scope and scale that civil services, that Indian administrative services, Indian police services and other services can provide me. So it was that understanding, that clarity of thought that civil services would give me this platform to create some incremental changes in the lives of people, on the society, bring smile and happiness on the faces of people. So it was this clarity of thought which occurred to me during my training and during my exposure and during my interaction with senior officers, with people who come to office for work. So it was this clarity that made me give the exam and another attempt. So here sir, I remember, just like you remembered Steve Jobs quote, I remember another quote by a philosopher, a very well-known philosopher, Friedrich Nietzsche. He says that if you know the why to live, you would live anyhow. So this I think applies for civil services and for that matter to anything. So if you know the why of why are you doing civil services, you would find the how and you would do it anyhow. So I think this helped me get more clarity and this helped me pursue the preparation a bit further. तो आपने वाई के बारे में बात करी, मतलब जब आपका अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट, उस दौरान वो वाई कितना क्लियर था और जब अभी आपने अटेम्प्ट दिया उसमें वाई कितना क्लियर था, उसमें क्या डिफरेंस था? सर वाई बिकेम मोर क्लियरर. जो क्लैरिटी थी वो ग्रेजुअली बढ़ती गई.
तो जब हम पहला अटेम्प्ट देते हैं, जब कोई सर्विस में नहीं होता या फिर किस ज़्यादा पता नहीं होता, तो हमें सेकेंडरी सोर्सेज से ही पता चलता है सिविल सर्विसेज के बारे में, कि जैसे कोई अंकल है, फैमिली फ्रेंड है या फिर कोई ऑफिसर है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, या फिर किताबों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो उसी से हमें कुछ ना कुछ पता चलता है कि सिविल सेवा परीक्षा और सिविल सेवा में ये हो सकता है. But subsequently, when I was undergoing my training, I realized that I had the cutting edge experience and the cutting edge exposure. So that why became more clearer because I could see things from a different perspective. And उससे मुझे लगता है कि बड़ी मुझे मदद मिली, और वो कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में भी काम आए तीनों स्टेजेस पे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में. और उसी ने, जो आपका कोट था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसी ने दैट केप्ट मी हंग्री एंड दैट इज स्टिल कीपिंग मी फुलिश. दैट्स ग्रेट. जब आपने पीडीएफ में अपना नाम देखा, ऑल इंडिया रैंक 12, उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या माहौल था, फैमिली मेम्बर्स के बीच में क्या माहौल था? लाइक एवरीवन वांट टू एक्सपीरियंस दैट, मतलब आपके व्यू से. तो सर, जैसे जब रिज़ल्ट आना होता है तो थोड़ा थोड़ा लोगों को पता चलने लग जाता है कि रिज़ल्ट अभी आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, तो वो सिलसिला जारी रहता है कि रिज़ल्ट आने वाला है, कब आएगा, देखते हैं देखते हैं. तो उस दिन भी ऐसा था, लग रहा था कि रिज़ल्ट आएगा, बिकॉज इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके थे, और 23rd में आई थिंक द रिज़ल्ट केम ऑन ट्यूसडे. तो लोग सोच रहे थे कि मंडे आएगा, मंडे नहीं आया, ठीक है ट्यूसडे आ जाएगा. तो वो था कि सर, तो ढूंढ रहे थे सुबह यूपीएससी की साइट पे, सुबह से मैं चेक कर रहा था कि आएगी पीडीएफ आएगी, तो आई नहीं. 10-11-12 बजे तक तो कुछ आया नहीं. तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा विश्राम किया जाए. कब तक लैपटॉप को देख के मैं उसको ही करके रिफ़्रेश कब तक करता रहूँगा. बट फॉर्चुनेटली सर, पता नहीं क्या हुआ, 12-12:30 के आसपास मैंने सोचा कि दोबारा एक बारी और खोल के देखते हैं यूपीएससी की साइट. मैंने खोली सर साइट, और साइट पे कोइंसिडेंटली वो लिंक था रिज़ल्ट का. तो मुझे पहले तो लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, हाँ, कि इज़ दिस सम ड्रीम और इज़ इट समथिंग. तो मैंने क्लिक किया सर, वो पीडीएफ खुली, तो उसमें था पूरा यूपीएससी फाइनल रिज़ल्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022. तो मैंने सोचा ठीक है, पीडीएफ को नीचे चलते हैं क्रम में, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं. तो उस क्रम में आगे जब बढ़े तो नाम आने शुरू हो गए. तो नाम देखे सर, फॉर्चुनेटली जैसे रैंक 12 था तो वो नाम ऊपर ही दिख गया. मेरे से ऊपर मेरा एक दोस्त है, तो पहले मैंने उसका नाम दिखा, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, बड़ा अच्छा लगा सर मुझे उसका नाम देख के कि इनका हो गया सिलेक्शन, अच्छी बात है. उनसे कुछ ही नीचे मेरा नाम था. तो अभिनव सिवाच देखा मैंने, रोल नंबर देखा, मैं बोला यार रोल नंबर तो मेरा ही है, नाम भी मेरा ही है. फिर मुझे लगा कि फेक पीडीएफ तो नहीं है. देन आई बंद किया उसे, क्लोज द यूपीएससी वेबसाइट, रीस्टार्टेड माई लैपटॉप, and again opened UPSC website, again opened the link, and again checked the PDF. Again it was the same roll number. Then I called my brother, asked him that okay, you search for my admit card in the laptop, उसमें से रोल नंबर देखो और मैच करो कि is it the same roll number. तो उसने देखा तो बोला कि भैया सेम रोल नंबर है. मैं बोला यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है. बोला नहीं सेम है. मैं ओके. देन इट फाइनली सेटल्ड इन कि ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी everything has fallen in place and I have secured rank 12. So it was a dream come true, and it was a very surreal experience. So surreal that it took me 2-3 attempts to again open the PDF to find out if the person named Abhinav Sivach with this roll number is me or not. So it was a very surreal experience. We are experiencing that too with you. आप अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताओ. मतलब कि आप बचपन में कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे यही पूछते हैं कि इसकी सर ने ऐसी अचीवमेंट हासिल करी है, पढ़ाई में कैसे थे, नोटोरियस थे. तो सर मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो हरियाणा से ही हुई थी. उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हुई. पोस्ट ग्रेजुएशन IIM कैलकटा भारतीय प्रबंध संस्थान कोलकाता से हुई है. तो जो सवाल है सर आपका कि शुरू में कैसा था, तो शुरू से ही सर थोड़ा सा मैं शिक्षा में तो अच्छा था ही, मेधावी छात्र था ही, पर मैं और चीज़ें भी बड़ी करना पसंद करता था. और स्विमिंग वाज वन ऑफ माय इंटरेस्ट. सो सिंस आई वाज अराउंड 11 years माय फैमिली इनिशिएटेड मी इनटू स्विमिंग, और स्विमिंग मैं करना बड़ा पसंद करता था सर. तो जब भी सीज़न होता है स्विमिंग का, कि ऑल वेदर पूल्स तो होते नहीं, इंडोर पूल्स तो हर जगह है नहीं, तो जब भी
शिक्षा के बाद, क्लासेस के बाद जब भी टाइम मिलता था मैं स्विम करने जाता था सर। मैं एक वाटर बेबी, आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी अ वाटर बेबी। तो जब भी जहाँ पानी दिखता था तो मन करता था गोता मार लूँ इसमें पानी है। तो पर अच्छा था सर, पढ़ाई में ठीक ठाक था, अच्छा था, बट उसके अलावा बहुत चीज़ करता था सर। मैं स्विमिंग करता था, फिर मैं क्रिकेट भी खेला हुआ है मैंने प्रोफेशनली, तो क्रिकेट खेलता था। और जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो कॉलेज में भी जो रहा सर कि लिटरेरी सोसाइटी उसका पार्ट था मैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब उसका पार्ट था, कल्चरल फेस्ट वगैरह में भी एक्टिव था, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह उसमें भी एक्टिव था। तो मेरा था कि सर वन शुड डू डिफरेंट थिंग्स एंड वन शुड एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स सो दैट वन गेट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो पढ़ाई था एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन वो दैट वाज नॉट द 100% ऑफ माय लाइफ। अभी भी इट इज़ नॉट द 100% ऑफ माय लाइफ। बहुत सारे बच्चे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं इस प्रिपरेशन में कि नहीं हम तो सिर्फ पढ़ेंगे ही। और आजकल तो कुछ नए नए जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, दे आर लाइक कि अभी 12th क्रॉस करी है एंड दे आर इनटू कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज एक क्रैक करना है। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब हाउ दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प्ड यू आउट इन दिस प्रिपरेशन एंड व्हाई दोज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट? Sir, they are very important, and one should have some hobby or one should do some extracurricular activity as in when they get time. इसमें सर दो या तीन एडवांटेजेस रहती है। पहला तो कि यू कैन नॉट स्टडी फॉर ऑल द 24 आवर्स, आपको यू नीड सम टाइम जिसमें आप लेजर टाइम जो स्पेंड कर सको। तो एक तो सर वो लेजर टाइम आपको चाहिए। दूसरा सर, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे फॉर मी स्विमिंग वॉज अ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस। सो व्हेन आई स्विम आई लूज track of everything else which is happening around me and I focus only on swimming. It is the water and it is me. तो it is a meditative experience for me. सब कुछ लोगों के लिए writing is a meditative experience, poetry and sir Bollywood box office, Bollywood movies was also one of my hobbies. तो एक hobby जो होती है, extra curricular activity जो होती है, that is a meditative experience that cools down your anxiety, परेशानी, stress जो भी होता है उसे कूल डाउन कर देती है। तो ऐसा भी एक कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके साथ आप मतलब एक आपको रिजुवनेशन मिल जाए। तो वो सर, जैसे इसी बात पे मुझे एक डायलॉग याद आ गया अमिताभ बच्चन सर का, जैसे बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड की बात करी तो बोलते मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि वो होती तो क्या होता। तो इसीलिए ये जो तन्हाई है सर, ये हर किसी के जीवन में होती है, तो इस तन्हाई को फिल करना चाहिए। This vacuum, this gap needs to be filled by some leisure activity or some extracurricular activity. तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा एस्पिरेंट्स को कि आपकी भी जब ज़िंदगी में तन्हाई आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से ही उस तन्हाई को पूरा करें, आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे वो तन्हाई पूरी हो जाए। यूपीएससी के बारे में आपको कब पता लगा एंड आपके अराउंड किसने आपको इंस्पायर किया कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर जाएं, और वो फर्स्ट स्टेप आपने लिया कैसे? सर यूपीएससी के बारे में तो जब स्कूल में थे तब से ही पता चल गया था, बिकॉज स्कूल में वी हैव दिस एनुअल फेस्ट्स, एनुअल फंक्शंस, एनुअल इवेंट्स। तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आते थे वो कलेक्टर साहब, कलेक्टर मैडम, डिप्टी कमिश्नर साहब, डीएम मैडम आते थे। तो उनको देख के लगता था कि सर और मैम इज़ एन IAS, IPS, IRS। एंड देन ग्रेजुअली वी गॉट टू नो कि ऐसे एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन। तो उस टाइम से पता चल गया था। माई फादर वॉज इन द स्टेट सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो एक आइडिया था कि एग्ज़ाम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कौन कंडक्ट कराता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वो आइडिया तो फेयरली तब से था, लेकिन रुझान कहीं ना कहीं तब नहीं था, रुझान बाद में when I did different things. So I was fortunate that I could do different things at different points in my life. Very fortunate that way I'll consider. And I thank Almighty and my family for letting me do that. कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में while I was interning मुझे रियलाइज़ हुआ कि MBA करना चाहिए। Then I went for MBA में IIM कैलकाटा में MBA किया। उधर मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, these are two fields where I should work, and I was fortunate enough to work in both of them. It was there while I was working there that I realized that perhaps civil services would give me a broader canvas and broader platform. So then I decided to appear for civil services, and I was fortunate enough that I got into DANIX, and then I've now got rank 12.
दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट? यस सर। तो अपने पिछले दोनों अटेम्प्ट के बारे में भी प्लीज़ बताएं। सर फर्स्ट अटेम्प्ट वो CSE 2020, उसमें मेरे को डायनेक्स मिला था सर। देन सेकंड अटेम्प्ट वाज इन CSE 21, उसमें सर प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। एंड सर थर्ड अटेम्प्ट इज CSE 22। तो जब 2021 के अंदर जब प्रीलिम्स के अंदर नहीं हुआ, उस समय मतलब कुछ अंदर में वो डीमोटिवेशन वाले विचार आए या कुछ ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, और उसको किस तरीके से आपने कोप अप किया इस वाले अटेम्प्ट में? सर बुरा तो लगता ही है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव इमोशंस, सब्जेक्टिविटीज, फीलिंग्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर। तो बुरा तो लगता है जब प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट वो एक टेम्परेरी सेटबैक था। मेरे लिए इतना बड़ा सेटबैक नहीं था। मेरे लिए था कि ठीक है कोई नहीं, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो अगली बारी दे देंगे। ये इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वंस लाइफ, कि वो मूवी में बोलते हैं ना सर कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो लगा कि ठीक है, दिस इज़ अ टेम्परेरी सेटबैक, दिस इज़ अ टेम्परेरी डिफीट, टेम्परेरी फेलियर विल अपीयर अगेन। सो उसके लिए ही सर दोबारा दिया और वो हो गया। तो वन शुड नॉट टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। हाँ, एक दो दिन उस चीज़ का बुरा लगना तो वाजिब है, कि वो दुख तो रहता ही है, बट उसको पॉजिटिवली लेके उससे वन शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। वन हु लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक्स इज़ बाउंड नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स। तो जब आदमी अपनी मिस्टेक से सीख जाता है, एंड इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि वो फेल कर गया, तो प्रीलिम्स के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, कुछ चीज़ें पता चली, तो वो अच्छा था। एंड दैट वुड हैव समहाउ एडेड टू माय प्रिपरेशन। और फिर ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई सर। अगर उस साल प्रीलिम्स हो जाता तो मेंस और इंटरव्यू में बिजी हो जाता, तो डायनेक्स की ट्रेनिंग थी वो मैं अच्छी तरह ना कर पाता। तो एक पॉजिटिव वो भी था कि वो ट्रेनिंग में अच्छी तरह कर पाया मैं, और बहुत सारी चीज़ें जान पाया। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, सो दिस वाज परहैप्स द सिल्वर लाइनिंग ऑफ आई नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स इन दैट अटेम्प्ट। जो यूपीएससी की जर्नी है उसका सबसे पहला बैरियर आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जीएस पेपर नंबर 1 की तैयारी आपने कैसी करी? कौन कौन से बुक सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में प्लीज़ डिस्कस करिए। सर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 फॉर प्रीलिम्स, उसकी स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं जो कि टॉपर्स की यूट्यूब चैनल्स पे या ब्लॉग्स पे या ऑनलाइन मिल जाता है, मैंने वही सेम सोर्सेज फॉलो किए। स्टैटिक फॉर द स्टैटिक पार्ट की पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है तो फॉर दैट स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर सर एंड बुक बाय बिपिन चंद्रा सर। इकोनॉमिक्स के लिए सर NCERTs, आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT, जोग्राफी के लिए NCERT, और इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स भी, साइंस एंड टेक के लिए सर करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट के लिए करंट अफेयर्स। सो जो भी सर स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वही फॉलो किए फॉर द स्टैटिक पार्ट। फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट सर आई यूज्ड टू रिलाई ऑन न्यूज़पेपर्स एज वेल एज सम मंथली कॉम्पाइलेशंस, तो उससे स्टैटिक पार्ट हुआ। बट सर मैं ये मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि prelims examination has two components to it. One is knowledge, the other is practice. तो इसमें knowledge तो I think almost all the people would have read the books and all of them would have imbibed the knowledge, information and the insights that they get from the standard sources. But what is more important is the practice as to how using that knowledge you're able to solve the objective questions. So practice becomes more important, and for practice one needs to do firstly previous year questions, and secondly the mocks or the questions. So the more one sweats in peace, the less one bleeds in war. तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि आप जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें यू विल बी एबल टू अप्लाई योर माइंड and you will be able to either eliminate the choices or to arrive at the right options. तो practice becomes more important, और वो लगता है मुझे कि सर प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा करी है और वो करनी भी चाहिए। कि आप एक बार स्टैंडर्ड बुक्स कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरू PYQ से करें और फिर बाद में आप मॉक्स कर सकते हैं। क्या आपने NCERTs को रेफ़र किया था इनिशियल प्रिपरेशन के अंदर? यस सर, डेफिनेटली सर। फॉर इकोनॉमिक्स NCERT को किया, जोग्राफी के लिए NCERT को किया, एंड साइंस एंड टेक के लिए NCERT को किया,
हिस्ट्री के लिए भी, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी को किया. तो एनसीईआरटी इज़ अ वेरी ऑथेंटिक, very reliable, credible, and a very wonderful source to start your preparation and to make the foundation for you to gradually study other sources. जैसे करंट अफेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. Sir. आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर करते थे या वो मंथ एंड के अंदर मैगजीन पढ़ ली और काम हो गया? सर मैं तो मध्यम मार्ग ही फॉलो किया है हमेशा से, तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए सर. डेली न्यूज़पेपर अगर करता है एनी एस्पिरेंट, एनी कैंडिडेट, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर देम to go through the monthly compilations. Current affairs, if one follows, so one is updated with the recent geopolitical, socio-economic happenings. उससे that things comes, so when one starts reading the daily newspaper, तो वो एक रिकॉल हो जाता है बाद में. इफ़ यू आर रीडिंग से दी मंथली मैगजीन अ मंथ लेटर, तो आपको रिकॉल आ जाएगा कि ओके आई रेड दिस, देन इसमें ऐसा ऐसा था, एंड देन यू विल बी एबल टू register that in your memory in a more better way. ओके, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपने इंटीग्रेटेड की थी या मतलब प्रीलिम्स को सेपरेट रखा था, मेंस की तैयारी सेपरेट करी थी? किस तरीके से प्रिपरेशन किया था? तो सर मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करी थी प्रीलिम्स एंड मेंस की, और मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करनी चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, पहला तो डिफरेंस ये है कि आप मेंस के लिए थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं. यू नीड टू हैव मोर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि इससे व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस पॉलिसी और व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस स्टेप, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस स्टेप, हाउ वुड द टू थिंग्स वे, देन व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, और व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, और व्हाट आर द केस स्टडीज़ नेशनली इंटरनेशनली. तो थोड़ा सा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है मेंस के लिए. सेकंड इज सर आंसर राइटिंग एंड bringing what you've read, what you've analyzed, what you've thought on the paper. Now that is the biggest difference between prelims and mains. आपका हो सकता है you have same knowledge, information, but expressing that, presentation of that is an entirely different thing. तो दैट आई मीन वन नीड्स टू डू आंसर राइटिंग. तो उसी लिए जैसे आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपने मॉक्स लगा लिए, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके लिए आपने आंसर्स लिख लिए. सो आई मीन दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू बोथ द थिंग्स. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो जीएस पेपर नंबर 2 होता है, द सीसैट 1, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही होता है कि जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर इतना घुस जाते हैं दैट दे लीव सीसैट, है ना, एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन सीसैट. तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया था? सर सीसैट के लिए ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी. आई वॉज कम्फर्टेबल विद सीसैट, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे, एंड उससे आई मीन आई वॉज एबल टू हैप्पीली एंड ऑप्टिमली क्रॉस द कट ऑफ. तो मेरे लिए तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे जितना सीसैट की तैयारी. सिर्फ PYQs वर माई ओनली सोर्स फॉर सीसैट. लगभग कितने टेस्ट आपने प्रेफर किए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, मतलब मॉक टेस्ट कितने प्रेफर किए होंगे? सर एज फार एज आई रिमेंबर नाउ, मैंने लगभग 40 से 45 मॉक्स लिखे होंगे प्रीलिम्स के लिए. तो इतने मॉक्स, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और कभी कभार सर डेली देख लेते थे, कुछ 5-10 क्वेश्चन देख लिया और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिया. तो लगभग 40 से 45 मॉक्स रहे होंगे. तो हाउ दोज मॉक्स हेल्प्ड यू आउट? सर पहला तो ये है कि उन मॉक्स ने मुझे मेरा ऑप्टिमल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताया. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट optimal number of total questions that they need to attempt to cross the cutoff. Some people attempt 96, 97 questions, some people go till 100 questions, some people do 85, 86, some people do 90 questions. So it varies with people depending on the accuracy of the individual. So after I solved the mocks, after I analyzed my accuracy and the score I am getting, I found out that 90 to 92, 90, 91, 92 or 88, 89, this would be my optimal number of questions that I would like to attempt. तो पहला तो इसमें हेल्प किया. दूसरा सर जो हेल्प किया वो इसमें किया कि I could enhance my content, I could enhance my knowledge,
I could get to know about different things which I have not studied from the standard sources or from the current affairs. तो दूसरा content, information और knowledge में help किया. तीसरा सर it helped me develop that temperament which is required for the prelims exam, that you're solving the paper during those 2 hours and there's a lot of anxiety, there's a lot of pressure that you have. So how do you build that temperament that you stay optimistic and you don't lose hope, you're not stressed out, you're not anxious during the exam. तो वो temperament बनाने में भी मोक्स ने काम किया. एक बहुत ज़रूरी चीज़ प्रीलिम्स में ये है सर कि बिकॉज टाइम लिमिटेड आपके पास, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट में, तो सम पीपल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन. कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर ही फंस गए एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ देयर टाइम एफर्ट, और उससे फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर द टाइम अवेलेबल फॉर द अदर क्वेश्चंस दैट रिड्यूसेस. तो वो जो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट हो जाता है कुछ लोगों का, मोक्स ने सिखाया मुझे कि वो एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट नहीं होना चाहिए. वन शुड नॉट बी इमोशनल, वन शुड नॉट बी टू मच टची विद द क्वेश्चंस कि नहीं हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा आगे चलते हैं, वी शुड डू 90 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस तो एनीवेज वी हैव टू लीव. तो एक वो भी द वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस वो भी सिखाया. और चौथी चीज़ जो सिखाई सर वो ये है, एंड दिस केम फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट apart from the question that you are solving, how do you look at the options? Because I'm sure you and others, everyone by now must be knowing that some of the times the options are themselves coming as questions in the next prelims or in the subsequent prelims. तो वो ऑप्शंस को आप देख के उनको भी एनालाइज करें कि ये कोई कॉन्सेप्ट है तो इसे ही पढ़ लिया, पता चला 2 साल बाद इट इज़ कमिंग एज अ क्वेश्चन. और इसी में सर एक और है कि ऑप्शंस भी कैसे सेट करता है एग्जामिनर. मतलब पीपल यूज एलिमिनेशन ऑन बेसिस द वे द ऑप्शंस आर सेट. तो वो भी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अ कैंडिडेट गेट्स टू नो that how the pairs have been made. Sometimes the pairs are like 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above. तो 3 स्टेटमेंट है. तो इसमें इफ़ यू एलिमिनेट 1 एंड इफ द ऑप्शंस आर लाइक दिस, आपको आंसर मिल जाएगा. मान लो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शंस ऐसे हैं 1 2 आर करेक्ट, 2 3 आर करेक्ट, 1 3 आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. कर पाएंगे आप अगर 3 इनकरेक्ट, आपको 1 2 का नहीं पता, आपको पता है 3 गलत है. अभिनव इज फीमेल, स्टेटमेंट 3 आपको पता है गलत है, वो काट दिया आपने, आपको आंसर मिल गया 1 and 2 आर करेक्ट. ये तो बहुत ईजी ऑप्शंस बना दिए. अब मान लो इसी में वो बना दे 1 is correct, 1 2 is correct, 2 3 is correct, all of the above correct. स्टेटमेंट 3 is अभिनव इज फीमेल, स्टेटमेंट 3 गलत है, काट दिया. अब बताओ आंसर. अभी भी 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 1 is correct, 1 and 2 are correct. तो ये अगर एग्जामिनर ने ऐसा दिया है तो दिस नाउ बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो ये अंडरस्टैंडिंग जो आती है ग्रेजुअली प्रैक्टिस से आती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आती है. सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू solve the previous year questions. Solve as well as analyze your mistakes. Analyze, yes sir. जैसे कि करंट प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है थोड़ा सा, है ना. इस बार देखा होगा तो वो आ गए हैं 2 पेयर, 3 पेयर, 1 पेयर. उसको लेकर आप कोई सजेशन देना चाहोगे बच्चों को जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तो आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ टू बी इन अ पोजिशन टू गाइड देम विद दीज क्वेश्चंस. दे वेरी टफ क्वेश्चंस. मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया, तो इसमें तो अगर अंडरस्टैंडिंग है, वो पता है तो कर दीजिए, वरना तो बड़ा टफ है. इट इज़ वेरी टफ टू यूज़ एनी एलिमिनेशन टेक्निक. और कई बारी आई मीन फ्रॉम माई लिमिटेड एंड हम्बल एक्सपीरियंस, कई बारी ऐसा हो सकता है कि स्वैप कर दिया एग्जामिनर ने. मान लो 4 ऑप्शंस है और 4 में से 2 के वो हम मैच का है, तो 4 में से 2 को स्वैप कर दिया हो, 2 ऑप्शंस को. फॉर इंस्टेंस उन्होंने कर दिया हो कि चंडीगढ़ के आगे डाल दिया कर्नाटका, बैंगलोर के आगे डाल दिया हरियाणा. तब आपको पता चल जाएगा कि मतलब कैपिटल में ये स्वैप हो गए. चंडीगढ़ हरियाणा होना चाहिए था, बैंगलोर कर्नाटका होना चाहिए था, तो ये स्वैप हो गए. तो ये तो 2 गलत हैं, तो या तो 2 पेयर बाकी सही है या 1 पेयर सही है. तो उस तरीके से आई मीन यू कैन जीरो ऑन 2 ऑप्शंस कि आइदर बोथ द पेयर्स आर करेक्ट और आइदर वन ऑफ देम वुड बी करेक्ट. तो उसमें भी आप ऑब्वियसली यू कैन नॉट कम टू द आंसर पर से कि यही ठीक है, बट उसमें आपको यू हैव फेयर डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट 50% चांसेस है कि आइदर 1 इज करेक्ट और 2 और करेक्ट. तो नैरो डाउन आपने कर दिया है. उसके बाद तो फिर थोड़ा सा नॉलेज कंपोनेंट आ ही जाता है टू फाइनली जीरो इन टू द आंसर. जैसे अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है 2023 वाले का,
many of the students are preparing for the mains examination with the limited time frame, अब जो prelims और mains के बीच का बच्चा है, आपने जब prelims qualify हुआ था और जब mains लिखने वाले थे in the first attempt and as well as in the third attempt, किस तरीके से उन 3 महीनों को आपने मैनेज किया? सर बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हर किसी के लिए टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो मैं तो सर मेरी एक अप्रोच थी और वो बिकॉज मैंने काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कंसल्टिंग में काम किया, तो मैं एक्सेल रहती थी मेरे पास, एंड उस एक्सेल में मैं अपना पूरा आई हैड दोज आई मीन 90 डेज 95 डेज़ का बनाता था कि से 23 जून 24 जून 25 जून सो एंड सो फोर्थ, तो उसमें अपना शेड्यूल बनाता था सर और एक्सेल में अपना एफिशिएंसी ट्रैक करता था। तो पहला कंपोनेंट तो ये था कि मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ऐसे साइंटिफिकली मैनेज करने की कोशिश करता था, हो तो नहीं पाया बट थोड़ा सा कोशिश करता था कि मैं शेड्यूल बना के एक्सेल पे टाइम स्लॉट बना के अपनी एफिशिएंसी मेजर करता था कि दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई नीड टू डू टुडे, कि आई नीड टू राइट अ मॉक, रिवाइज अ मॉक, देन आई नीड टू स्टडी से आर्ट एंड कल्चर, देन आई नीड टू स्टडी द करंट अफेयर्स, ऐसा ऐसा करके आई विल डू दिस। तो एक तो ये मैं प्लानिंग करता था, साइंटिफिक प्लानिंग या सूडो साइंटिफिक प्लानिंग, पता नहीं, आई डोंट नो। सेकंड ये था कि सर मैंने इंश्योर किया कि मैं मॉक्स दूँ जितने ज़्यादा हो सके, बिकॉज जैसे प्रीलिम्स में हम देखते हैं कि नॉलेज एंड प्रैक्टिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, हेयर ऑल्सो नॉलेज प्रैक्टिस एंड योर द थर्ड कॉम्पोनेंट विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मेन्स अपार्ट फ्रॉम नॉलेज एंड प्रैक्टिस इज हाउ डू यू अप्लाई योर माइंड, हाउ डू यू हैव दैट creativity or that presence of mind during those 3 hours. अब ये presence of mind और creativity would ensure that उन 3 hours में you're able to decide that 20 questions है मेरे पास। अब 20 में से you cannot write excellent answer in all the 20. I mean I could not have written. I am telling about my personal story. I knew that I cannot write excellent answers in all the 20 questions. सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि पेपर पूरा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। सेकंड चैलेंज ये रहता था कि टाइम पे कंप्लीट हो गया तो अच्छे आंसर्स, आई कैन राइट एवरेज और गुड आंसर्स, आई शुड राइट एवरेज एंड गुड आंसर्स इन ऑल द 20 क्वेश्चंस। वो भी नहीं हो रहा तो आई वुड थिंक कि ठीक है, आई शुड राइट गुड आंसर्स इन से 15-16 क्वेश्चंस और कुछ 3-4 क्वेश्चन में आई वुड राइट एवरेज और बिलो एवरेज आंसर। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो मेरी डेवलप हुई थोड़ी बहुत, ये भी प्रैक्टिस के साथ आती है। तो इसी से वन गेट्स टू नो दैट हाउ वन शुड हैंडल which question one can attempt in an excellent way, which question one needs to attempt in a average way, which question one can attempt in a fairly good way. So this would come when you analyze yourself, your own understanding ki I know about this thing, this concept, this topic, I'll be able to write a very good answer, I'll be able to write a way forward, conclusion, good introduction, good body. So वो एक प्रैक्टिस से आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता था कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज़्यादा अभ्यास हो सके, जितने ज़्यादा मॉक्स हो सके वो मैं करूं। और जैसे सर वो बोलते हैं ना हिंदी में कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो उसी तरह है कि सर वो उंगली वगैरह तो दुख जाती थी लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती थी। तो ये करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि सर वैल्यू एडिशन होना चाहिए आंसर में। देयर शुड बी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन योर आंसर्स। वन शुड नॉट बी एट द सेम benchmark that one was a day before. So with every passing day, with every single passing day, there should be some improvement, there should be some progress that one makes. और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी कर रहे हो उस दिन, you revise and you introspect and you look that okay, मैंने ऐसा आंसर लिखा तो इसमें क्या चेंज कर सकता था, मैं ये चेंज कर सकता था, वो चेंज कर सकता था, इसमें डेटा डाल सकता था, इसमें थिंकर डाल सकता था। तो इसके लिए वो एनालिसिस करना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है सर कि आप जो भी आपके अराउंड देख रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से जो भी डेटा मिलता है, कोई रिपोर्ट आ गई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, IMF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से डेटा लीजिए और उसे इनकॉर्पोरेट कीजिए। फिर किसी थिंकर ने, किसी एम्बेसडर ने कुछ बोला है तो यू ट्राई टू हैव दैट अराउंड यू। और आप कहीं भी सोसाइटी में बाहर जा रहे हैं तो कुछ ऑब्जर्व किया है तो आप उसको भी you can bring that also in your answers to add value to your answer. तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये सर तभी होगा जब तन्हाई में आप बैठेंगे। तो you should for some time when you're doing introspection, तो आपको और आपकी तन्हाई को ये बातें करनी चाहिए कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते थे
कि ये इस आंसर में ये होता तो क्या होता, इस आंसर में ये होता तो क्या होता, तो ये गलतियाँ हुई हैं तो क्यों ही है। हाँ, मूविंग ऑन टू द मेंस एग्जामिनेशन, बात करते हैं सबसे पहले हिंदी के बारे में। Sir. ना, इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, बट फिर भी क्या होता है ना कि वो टच छूट जाता है हिंदी से, तो उसको कैसे मैनेज आउट किया? सबसे पहले तो लिखने की प्रैक्टिस करी सर, एंड उसके लिए यूपीएससी का ही सिलेबस जो हिंदी में होता है उसको देख लिया, उसको लिख लिया, तो उससे हो गई सर प्रैक्टिस। बाकी जो पेपर है, जैसे अलग अलग कंपोनेंट से पर्यायवाची शब्द आते हैं, प्रेसी राइटिंग आती है, निबंध आता है, या फिर वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर ली सर पेपर से कुछ टाइम पहले। बट दैट डिड नॉट टेक मच ऑफ माई टाइम। आई थिंक जो गैप होता है बिटवीन द जीएस पेपर्स एंड द इंग्लिश, हिंदी एंड ऑप्शनल पेपर, उसी गैप में आई थिंक ये मैनेजेबल है, बोथ इंग्लिश और हिंदी। आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल इन दैट time slot only, and one should not generally give time a priori to this time slot for these subjects. मूविंग ऑन टू द जीएस पेपर्स, स्पेसिफिकली इन द जीएस 1, 2 एंड 3, क्योंकि इनमें से बहुत सारा सिलेबस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इट्स एन मिक्स एंड मैच। तो 1, 2, 3 की तैयारी आपने किस तरीके से करी, और इनमें जो थोड़े से अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री है और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको किस तरीके से मैनेज आउट किया? सर इनमें जैसे सबसे पहले ये करना चाहिए कि वन शुड हैव अ माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस, GS 1, 2, 3 और 4 के लिए भी, फॉर दैट मैटर GS 4 ऑल्सो। जैसे GS 1 में आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, जोग्राफी है, इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो वन शुड डू अ माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस। फिर उसमें देखना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर में ये है, इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये है, तो सब टॉपिक वाइज वन शुड बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट्स, विद द सब्जेक्ट। सेकंड, फिर PYQs देखने चाहिए कि फॉर ऑल द 3 GS 1, 2, 3 के लिए, कि आपने एक बारी माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस कर ली, तो देन यू लुक एट PYQs, दैट व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स. So when you have that understanding of PYQs, then you get to know that okay, ये I read this thing over there and उससे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो PYQs देखें सर। उसके बाद फिर आप देखें कि इन्हीं में आपने जितना बेसिक पढ़ा है, स्टैंडर्ड सोर्सेज, इसी में वैल्यू एडिशन कैसे करी जाए, एज इन हाउ डू यू राइट डिफरेंटली देन अदर्स, और हाउ डू यू राइट अ बेटर आंसर. आई मीन वन कैन नेवर राइट द बेस्ट आंसर, no one can write the best answer. मैं एक आंसर लिखूंगा, you'll write a better answer than that. But what matters is that during those 3 hours, you give the best answer that you can give to all those 20 questions. So like people say that this is the best version of myself. So that answer that you're writing in those 3 hours should be the best version of yourself. जैसे स्टीव जॉब्स से सर आपने शुरू किया, तो अब सारे स्टीव जॉब्स की वो आ रहे हैं मेरे दिमाग में आपकी वजह से। तो स्टीव जॉब्स ने बोला था सर, बी अ यार्ड स्टिक ऑफ क्वालिटी। तो उसमें आप ये कोशिश करें दैट योर आंसर इज़ अ यार्ड स्टिक ऑफ क्वालिटी, यू नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। तो उसके लिए वही आप इंश्योर करें कि वैल्यू एडिशन आप करते रहें, कि वैल्यू एडिशन में कोई डेटा, फैक्ट, कुछ कोड, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कोई रिपोर्ट है, आप वो डालें, कि एग्जामिनर इज़ टेम्प्टेड टू गिव यू मार्क्स। जैसे सर गॉडफादर मूवी है, आई एम श्योर आपने देखी होगी सर, द गॉडफादर। तो उसमें सर मार्लन ब्रांडो का डायलॉग होता है, बड़ा फेमस डायलॉग है सर, मेरे को याद नहीं है अभी। अरे बहुत फेमस डायलॉग है। तो वो बोलते हैं कि I'll give him an offer he cannot refuse. I will give him an offer he cannot refuse. अब ये बड़ा मुझे बहुत ही सही लगता है आंसर राइटिंग के लिए और उस मार्क्स के लिए, कि आप उन जो पेजेस है, उन पेजेस पर आप कुछ ऐसा लिख के आइए डिमांड को फुलफिल करता हुआ, दैट यू आर गिविंग एन ऑफर टू द एग्जामिनर, ही कैन नॉट रिफ्यूज यू, दैट ही कैन नॉट रिफ्यूज मार्क्स टू यू, कि कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव यू मार्क्स, कि आप ऐसा लिख के तो आप ऐसा आइए कि दैट ही डजंट रिफ्यूज टू गिव यू मार्क्स, कि आई मीन 10 नंबर का क्वेश्चन, तो आप ऐसा आप कोशिश करिए। आई मीन मैं भी नहीं लिख पाया, मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप कोशिश तो करिए कि 10 नंबर का है, आप ऐसा लिख दें कि एग्जामिनर कम से कम 5, 5.5 मार्क्स तो दे, या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर 7, 7.5, 8 नंबर दे दे। तो यही
हमारा जो उद्देश्य है, जो अल्टीमेट पर्पस यही रहना चाहिए कि मैं वो क्या लिखूं कि एग्जामिनर शुड नॉट रिफ्यूज टू गिव मी मार्क्स, सो दैट शुड बी दी पर्पस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेंस लिखा Sir. और जब थर्ड में लिखा, वो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने खुद आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करी? मतलब वो एक क्या फैक्टर रहा कि सर नहीं, मैंने ये वाला एक चीज़ अपने आंसर राइटिंग में एनहेंस करी जिससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए? सर इसमें मैं बताता हूँ मेरा ब्रेकअप क्या था सर मार्क्स का, उससे आपको यू विल अंडरस्टैंड दी जर्नी। तो सर जीएस में इन फर्स्ट अटेम्प्ट CSE 20 में मेरे 412 थे, 412 वाज माय स्कोर विच वाज अ गुड स्कोर आई थिंक। अभी माय स्कोर इज़ 443, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ अराउंड 31 मार्क्स हैज़ हैपेंड। Sociology was 213 in CSE 20, which is a very good score. Very good score. नहीं सर, मैं तो sarcastically बोल रहा हूँ. It's not a 213 was not a, it was a very poor score. तो sociology was my Achilles heel in the CSE 2020 attempt, और sociology में fortunately improvement has happened. तो मेरा जो major focus था सर वो sociology पे ही था कि कैसे मैं सोशोलॉजी में 213 से एटलीस्ट 250 तक पहुंचूं या 260 तक पहुंचूं। वो तो फॉर्चुनेटली ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ कि मैं 292 पे आ गया, कि वो वक्त बदले, जज्बात बदले, समय बदला कि वो 213 से 292 292 आ गया। बट मेरा फोकस सर ये था कि सर जीएस आई वाज कंफर्टेबल, आई न्यू दैट आई विल गेट गुड स्कोर, आई हैड अ हैंग ऑफ answer writing, I knew the concepts fairly well. So GS I was confident that I would get decent marks, I would write good answers, I'll get average marks or decent marks. Socio I was not very much sure. Socio I was like, would I get good marks, would I be able to write good answers, would I. So this thing was very much prominent in sociology. तो मेरा focus वही था कि मैं sociology में improvement करूँ, और वो हो गया। तो इसमें changes क्या किए सर? पहले जैसे sociology की बात करें तो सोशोलॉजी में सर अब की बारी, जैसे लास्ट टाइम मेरी गलतियाँ थी कुछ आंसर राइटिंग में थी कि मैं बड़े मैकेनिकल आंसर लिख रहा था। आई वाज राइटिंग आंसर्स लाइक वी डू इन जीएस। सो फर्स्ट आई चेंज्ड द स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग। आई वुड नॉट राइट मैकेनिकल आंसर्स, आई वुड राइट ऑर्गेनिक आंसर्स कि जिसमें preceding paragraph has something in connection to the succeeding paragraph, there are different arguments, and we don't write mechanical answers. Second was that sir, I improved my knowledge base. Now I would read the original texts of sociological thinkers. I would read standard material like George Ritzer and Haralambos. I would read NCERT. So I enhanced and broadened and widened my knowledge base this time. Third was sir answer writing practice, doing the practice of answer writing. And fourth would be sir, with the help of teachers, mentors, guide, how to incorporate current affairs in the answers, and how to give a sociological perspective to what we see around us. So wo bhi, I think these four things would have helped me improve the score. Did your optional helped you somewhere in your GS paper too? Yes sir, paper 1 it helped, GS 1 it helped, in GS 4 it helped to some extent, in essay it helped. So because Indian society comes in GS1, GS4 some thinkers are there, and you can add in the ethics question, you can add some sociological perspective, and in essay it helps. So it helped me in essay GS1 and GS4. करंट अफेयर्स को अपने ऑप्शनल के साथ किस तरीके से लिंक किया आपने? मतलब कोई अगर आप एक एग्जांपल दे सके, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं ना स्टैटिक हो जाते हैं अपने ऑप्शनल में, क्योंकि बुक्स आर नॉट अपडेटेड, और करंट अफेयर्स को लिंक कराना तो बोलते हैं ना इट्स अ पर्सनल एनहांसमेंट। वो आपने किस तरीके से लिंक आउट किया? सर इसमें ये है कि एक तो सबसे पहले आपको यू शुड हैव थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑप्शनल। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप उसको करंट इवेंट्स को उस नज़रिए से देख नहीं पाएंगे। तो वो आपको एक ऑप्शनल का चश्मा लगाना पड़ेगा विच वुड करेक्ट योर विजन, एंड यू वुड बी एबल टू लुक एट थिंग्स इन अ सोशियोलॉजिकल वे, या फिर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑप्शनल। दूसरा ये है कि सर जब आप देखते हैं फॉर इंस्टेंस, जैसे हम जहाँ बैठे हैं अभी, दिस वॉज अ रूरल विलेज सम 20 years बैक। एक्विजिशन हुआ सर इस विलेज का, देन अर्बनाइजेशन टुक प्लेस, नाउ देर आर commercial spaces. आप बाहर से, like I was coming through, so I could see fashion street, there are studios, there are fashion outlets, fashion designer shops,
तो ये भी एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि कैसे इसका एक्विजिशन हुआ, कैसे जो पीपल हु वर स्टेइंग, they had their land was acquired, they got a price, they were paid for that. Prices according to the society. Prices according to the society, and then sociologically or socially, the original inhabitants they migrated or they would have lived to some other place, and now इधर conglomerates आ गए हैं. There are different commercial outlets which have opened up. और इससे सर क्या हुआ कि मान लो विलेज था, तो विलेज इज अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, जॉइंट फैमिलीज हैं, basic mode of production is agriculture, and people celebrate festivals and other things together. But abhi if you look at the composition of this place, nuclearity aa gayi hai. Nuclear households have come up, nuclear families have come up, and the basic mode of production is not agriculture. Basic mode of production here is a services sector, which you see in Fashion Street and other places. Services sector, trading, and rental economy also for some of the inhabitants who've rented out their property. तो ये कुछ चेंजेस हुए जो कि सोशोलॉजिकल चेंजेस हैं. सेकेंडली सर, जैसे पावर्टी अगर कोई देखे तो पावर्टी लोग बोलेंगे कि दिस इज़ एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम बिकॉज दैट पीपल डोंट हैव एजुकेशन, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, or they do not have appropriate education or skills for employment. Because they are unemployed, they don't have sufficient income. Because they don't have sufficient income, they don't have the basic resources to live a decent life, and they unfortunately वो एक साइकिल बन गई उनके बच्चों में, उनमें. So ये पर्सपेक्टिव है जब आप देखते हैं कि ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, बट सोशोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये एक सोशल प्रॉब्लम है कि इट इज़ वी एज ए सोसाइटी का एक अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है. वी फेल टू गिव दैट अप्रोप्रिएट एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, स्किलिंग टू दोज सेक्शन ऑफ पीपल. For instance, the scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, not all of them have the appropriate level of education. There was discrimination on the basis of caste. So people from the scheduled caste, scheduled tribes, they were discriminated. They didn't have proper education, proper healthcare, proper skilling, and hence it unfolded this way. So this is how you can look at it socially. अभी सर पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट. तीसरा एग्जाम्पल सर कि हम दोनों अभी यहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं स्टूडियो में, तो ये वी आर सिटिंग फॉर सम पर्पस. तो ये तो हमारा इंडिविजुअल एक्ट है. अब यही चीज़ सर हम सेम चीज़ इधर पार्क्स वगैरह में कहीं और बैठ के ऐसे चाय पी रहे होते, तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. सो पर्सपेक्टिव्स मैटर, और फॉर दैट मैटर दैट वुड बी मोर इनफॉर्मल. So perspectives change the way one looks, interprets, analyzes things. But आई एम डेफिनेटली श्योर कि अभी जो हम लोगों ने बात की है ना, जिनका ऑप्शनल मान लो सोशियो है या मान लो पबैड भी है, उनको उससे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप आगे जाके जहाँ पोस्टेड होने वाले हो, यही सब चीज़ें तो आपको करनी है. आपको इसी पर्सपेक्टिव से तो देखना है. बोलते ना, चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है. गांधी जी का चश्मा हर कोई नहीं लगा सकता. बिल्कुल सर, है ना. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. GS पेपर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, दी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ना मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उसको इनिशियल प्रिपरेशन में लीव आउट कर देते हैं. जब प्रीलिम्स के बाद आते हैं तब उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं. उसकी आपने क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और उसको किस तरीके से आपने हैंडल किया, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, या जैसे कीवर्ड्स थे उनको किस तरीके से मैनेज किया? सर अब आज पता नहीं सर आपने क्या किया, स्टीव जॉब्स से शुरू किया. अब स्टीव जॉब्स ही मेरे दिमाग में चल रहा है. आपने ये पूछा स्टीव जॉब्स वुड बी हैप्पी टुडे. यस, तो कीप इट सिंपल is what Steve Jobs said, and that reflected in the various products that he made. And keep it minimalistic. Keep it minimalistic and keep it simple. तो ethics का जैसे ही आपने मेरे keep it simple दिमाग में आया, तो सर मेरा बड़ा सिंपल था. 2 parts हैं. You look at analytically, case studies and the 10 marker questions. तो दोनों की अलग अलग approaches हैं. जैसा आपने बोला कि some people do it after prelims. I would suggest personally that one should do it before prelims and not in the gap between the two. तो पहले कर लीजिए. दूसरा कि आप सिलेबस पढ़िए बहुत थॉरोली, सिर्फ सिलेबस पढ़िए. उसमें कीवर्ड्स हैं, वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, कंपैशन, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा. उन कीवर्ड्स की डेफिनेशन तैयार करिए, उन कीवर्ड्स के एग्जांपल्स तैयार करिए.
और फिर उन एग्जाम्पल्स को आप अपडेट करते रहिए विद द रीसेंट एग्जाम्पल्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अराउंड यू और फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, सो कीप ऑन अपडेटिंग देम। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो कीवर्ड्स, देयर डेफिनेशन, देयर एग्जाम्पल एंड शॉर्ट नोट्स। फिर ऐसे ही एथिकल डायलेमास को स्टडी कर लीजिए। तो वो जो सिलेबस है सिर्फ उसी पे बेसिक मटेरियल तैयार कर लीजिए। एंड आई थिंक मेरे लिए तो दैट हेल्प मी कीप माई सेल्फ इन अ गुड स्टेट। और उसके बाद आपने वो तैयार कर लिया तो प्रैक्टिस के लिए आपको आंसर्स तो लिखने पड़ेंगे। More than books, you were dependent on your own notes. My own understanding of the subject, my own understanding of the syllabus per se. तो it was that thing which helped me, and I think वो simple रखने से things were not that much complicated। बहुत ही short notes बना लीजिए, अपने examples के साथ करिए, and it's a very enriching experience। I'll tell you that if you've done this before, एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन, तब आप कुछ भी देखते हैं आपके आसपास, यू कैन रिलेट इट कि ओके ये हुआ है, एंड यू कैन पुट दैट इन योर नोट्स, यू कैन अपडेट योर नोट्स। तो इट्स अ आइटरेटिव प्रोसेस, इट्स अ साइकिल, और वो आप कर सकते हैं। और फिर सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए। उसके बाद दूसरा पार्ट जो केस स्टडीज़ पार्ट है, उसमें सर केस स्टडी पार्ट में आपको सबसे पहले मैं बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ थीम्स निकल के आएंगे, दैट ओके ये इस थीम से आ रहे हैं क्वेश्चंस, या फिर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ करंट हैपनिंग से। जैसे फॉर इंस्टेंस इन हरियाणा देयर वाज अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हु वाज ओवररन बाय अ ट्रक ड्राइवर हु वाज डूइंग इलीगल माइनिंग, एंड द ट्रक वाज ओवरलोडेड, and the honorable deputy superintendent of police Mr. Surinder Singh ji, he died on the spot. This happened before mains, this was in the news, and a similar case study came in the mains, a similar case study came। तो previous year questions देखिए, उसमें आपको लगे themes पता चलेंगे कि ऐसे ऐसे themes आ रहे हैं, और तो उसके themes wise आप framework बना लीजिए कि ये अगर ये ऐसा डायलेमा आता है तो उसमें क्या लिखूँगा। कोई कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड आता है, ये लिखूंगा। पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड आता है। आजकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं दिल्ली में, है ना? यस सर, दैट इज़ द न्यू केस स्टडी कि उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप एक तो PYQs देखिए, दूसरा फ्रेमवर्क बना लीजिए फॉर ईच एंड एवरी केस स्टडी। कुछ थीम ज़्यादा नहीं होंगे, आप देखेंगे तो बहुत आपको मतलब appropriate number of themes you'll get, and you should make a framework for each of the themes। तीसरा क्या करिए सर कि वो स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए आंसर की, दैट ठीक है ऐसा है तो इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखूंगा कि द केस स्टडी परटेन्स टू दिस ऑफिसर हु इज़ फेसिंग दिस डायलेमा एंड हु इज़ फेसिंग इशू विद दीज वैल्यूज़, एंड उसके बाद फिर मैं स्टेक होल्डर लिखूंगा। स्टेक होल्डर में मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा, फिर जो भी बॉडी ऑफ द जो डिमांड है या बॉडी है उससे मैं स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, एंड देन सर प्रैक्टिस। तो मैं तो यही स्ट्रैटेजी रखता था, विच वॉज आई थिंक बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्टिक स्ट्रैटेजी थी। और नंबर भी सर आई थिंक आई वाज फेयरली एबल टू गेट गुड मार्क्स। आई गॉट 130 दिस टाइम, सो विच इज़ अ गुड स्कोर। सो आई एम satisfied with the effort that I have put, though I have not put that much effort, but I am satisfied with the effort and the productivity or the how my effort has translated into output. So I am fairly happy with that. Currently आप जैसे एज ए SDM भी आप वर्क कर रहे हो, तो कभी कुछ केस स्टडी आपके साथ हुई है ऐसी, मतलब कोई आपने कोई ऑब्जर्व करी हो जो आप हमारे साथ वो इंस्टेंस शेयर कर सकते हैं? सर बिल्कुल, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। इसीलिए मैंने बोला कि ये अच्छा हुआ कि मैं प्रीलिम्स फेल कर गया दूसरे वाला, कि मैं अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर पाया, और मैं एक दूसरे नज़रिए से, और आई कुड लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो बहुत केस स्टडी होती है सर। SDM ऑफिस से जनरल पब्लिक का बहुत इंटरेक्शन रहता है, तो मैं सर के साथ अटैच था, SDM सर के साथ, एंड आई कुड सी द वे ही वाज एबल टू सक्सेसफुली handle people, ensure that good governance is there, and ensure that the grievances of people are being heard, and whatever solution as per rule of law can be done is being done. For instance sir, कि कोई सर मान लो कि कोई old couple comes, या an old man comes, a poor person comes, mostly sir people come to SDM offices for OBC certificate, for SC/ST certificate, for EWS certificates, for marriage registration and for other revenue related work. तो मान लो कोई OBC certificate के लिए someone is coming, that's old guy, poor guy,
एंड आप उन्हें बोल दो कि ठीक है पहले ही वहाँ चले जाओ, काउंटर नंबर 2 पे जाओ, फिर काउंटर 3 पे जाओ, उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपना ये कराओ, इनकम वगैरह दिखाओ, ये कराओ, फिर आई विल मेक दी सर्टिफिकेट। अभी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, लेकिन उसमें भी तो अगर आप इतना कर रहे हैं तो if he would have been in a position to do all these things, he wouldn't have come to you. वो ऑनलाइन अप्लाई कर देते, वो कर लेते, जैसे भी हो जाता. But if he has come to your office, he has come with some expectations, he has come with some hope that you would ensure good governance is done, you would ensure that the basic norms of service delivery from your office are being met. तो मैं देखता था that SDM sir would ensure that if any needy person comes, their grievances are met. और वो उनके साथ ऐसा नहीं होता था कि ठीक है you go to that office, you go to that office, you go to that office, then you come to me, I'll do it. ऐसा नहीं होता था. He was like, okay, you sit here, you have water, you have tea, I'll get the things done. I'll ask my staff to do this. I'll make them tick the checklist and I'll do this. So these were some of the things. And sir, if you do this with one person, and if the work is done, the happiness, the smile that you would see on his face, that is worth more than $1 billion. I mean, we all, when we think of appearing for civil services, we all search for the purpose, and it is that smile which gives you the purpose. So that smile, that happiness takes care of everything. So the purpose why you wanted to join civil services is met if the person, if the citizen, if people are happy with your work and your services, and if you're able to give some relief to everyone, and that person then also reposes faith in the government setup, in the instrumentality of state. So that person also feels that citizenry is the people considered. Around him also know about the structure. Yes, sir. So these incidents used to happen, and these used to motivate me, and I think I wrote some of these in my ethics case studies also. Great. So this overall perspective really helps. Your optional was sociology. Sir. सबसे पहला इशू ये आता है जब आप इंजीनियरिंग करके आते हो कि भाई ऑप्शनल क्या चूज़ करें. सो हाउ डिड यू चूज योर ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल को अगर आपको सजेस्ट करना चाहो जो कि सेम सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको, कि वो ऑप्शनल कैसे हेल्प करेगा और उनको उसमें क्या एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए. सर, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई, हाउ डिड आई चूज दिस ऑप्शनल. सर, मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, and I used to read different things. Abhi yesterday I was reading Work 3.0, which is fantastic book, which is a very fantastic book. So management में we had courses on Indian social structure and some courses related to sociology. So they were my first trigger points which initiated me to sociology. And when I was finally thinking about as to what optional should I choose, then I felt that I've already read the subject. I already had very limited understanding. I've read some bits and bits of the subject, so I thought I'll be comfortable. The second part was, sir, the guidance and the resources that are available. So when I looked at the resources, the guidance, the book list, I was fairly confident that with this subject I would be able to have sufficient resources. I would be able to have guidance from friends, from mentors, from guides. And so it were these two factors, sir: interest in the subject, your interest, your liking in the subject, and secondly, if there is sufficient material, guidance, help available. It were these two factors for me which helped me choose the optional. And sir, your second question was strategy. Sir, strategy for sociology was that I mean, in my first attempt though I failed in sociology, so but in my second attempt I made some changes. So strategy would be first to go through the basic book of the sociological thinkers, read the basic text, not end to end. So if, say, for instance, you're reading Lee Suicide by Emile Durkheim, you don't need to read the entire work. You should read the relevant material, not end to end, but the relevant material from his original text, and this holds true for other thinkers as well. And
Also, you need to read other books like Ritzer and George Ritzer and Harlambos. So you need to have a sufficient knowledge base. Second would be to go through the PYQs and to understand, to memorize the syllabus, to memorize both the syllabus of paper 1, paper 2, each of the units, like introduction to sociology, emergence of sociology, then research methods, then sociological thinkers, so on and so forth, religion and society, politics and society, etc., etc. So solve the PYQs, remember the PYQs and remember the syllabus. Third would be to make some short notes which would be handy to you just a week before the examination, the final stage, because there is a gap of 5 days after the GS papers and the optional papers. So have some short notes, short crisp notes for the social for each of the topics, because as they say that brevity is the soul of wit. So one needs to have those short notes so that first one is able to revise them, and second one is able to not waste much time on understanding the essence. So if I write about religion as per Durkheim, I would know the definition, I would know some examples, so I'll just write them and then I can elaborate that in the actual exam whenever the need comes. So have short notes. And the fourth would be, sir, understanding the demand of the question becomes very important. One should not forget the demand of the question, and this holds true for GS as well, not only for optional. So in optional and in GS, people tend to deviate. I also tended to deviate from the demand of the question. That should not be done, that should be avoided. And how would this be done? This would be done by solving the previous year questions and by doing answer writing or solving the mocks. So this reminds me of a Bollywood dialogue, and this dialogue would ensure that aspirants do not forget the demand of the question. So Dhadkan movie, I am sure you would have seen. Movie, Sunil Shetty sir was there. So this very, very famous dialogue. It says that, अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता. अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. तो अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. नाउ इसमें देखो, there are two sentences and they're very appropriately placed for people who are writing mains. अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता. तो one should not forget the demand of the question. ठीक है. वो demand of the question आपको भूल सकते ही नहीं. अगर demand of the question जो है उसको आपको address करना है. If the question is about, say, what is the difference in the procedure of election of Indian president and and French president? If I'm not wrong, this was a question in CSE 2022 mains. I may be wrong, but this was a question. तो इसमें demand is the difference in the procedure. तो ये demand है, आपको इसको address करना है. तो पहला पार्ट तो है कि आप डिमांड को कभी भूलिए मत, आपको भूलना नहीं चाहिए डिमांड को. तो अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. अब पहला पार्ट, ये पहले वाला लाइन आपका पार्ट है कि आप डिमांड मत भूलिए. अब एग्जामिनर इंश्योर करेगा कि वो आपको नंबर देना ना भूले. अगर आप डिमांड नहीं भूलोगे तो आप याद दिलाओगे एग्जामिनर को कि आप मुझे, I have written the exact. तो आप याद दिलाओगे एग्जामिनर को कि ऑनरेबल एग्जामिनर सर और ऑनरेबल एग्जामिनर मैडम, आप मुझे नंबर देना भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. और वो कैसे नहीं होने दोगे? जब आप डिमांड को याद रखो. तो ये दिस शुड बी दी एंकर थिंग फॉर यू टू राइट गुड आंसर्स इन GS एज वेल एज सोशियोलॉजी. तो ये ध्यान में रखना चाहिए, फिर एग्जामिनर भी आपको भूलेगा नहीं. एंड इस कन्वर्सेशन से सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें क्या आता है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुमसे क्या पूछा गया है. बहुत से लोग क्या करते हैं कि सवाल आ गया तो मुझे जो आता है मैं तो वो सब लिख दूंगा. वो इस एग्जामिनेशन का पर्पस ही नहीं है. यू नीड टू थॉरोली रीड दी क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन के बारे में बात करी, इंडियन प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट, दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी. कि भाई अगर आप इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो अपनी एम लक्ष्मीकांत के अंदर, आपको ये समझना चाहिए कि GS पेपर नंबर 2 में देयर इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपके सिलेबस का पार्ट है ना. और उसी दौरान मतलब जो करंट अफेयर्स में वो चल रहा था,
जैसे अभी यूएस प्रेसिडेंट का भी चल रहा था, इंडियन प्रेसिडेंट का चल रहा है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक साथ बोल रहे हैं, तो उनके बीच में भी क्या कंपैरेटिव है ना, लाइक दैट वाज द क्रक्स ऑफ द कन्वर्सेशन जिस पे हम लोग आए। कभी मेंस के अंदर ऐसा हुआ कि आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो सर 10 ही सवाल हो पाए, 8 ही हो पाए, 12 ही हो पाए, वो पूरे ऑप्टिमम 20 नहीं हो पाए, और उसमें आपने किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने इंक्रीज किया? सर शुरू में ऐसा होता था, व्हेन आई स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग दिस यूज्ड टू हैपन दैट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन टाइम। तो 10 तो नहीं, मतलब ऐसा होता था कि 15 क्वेश्चन ही हो पाए 2 घंटे 3 घंटे में 15 क्वेश्चन ही हो पाए। तो उसमें सर मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन ये था कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद आंसर राइटिंग आई शुड फोकस मोर ऑन द क्वालिटी और कंटेंट ऑफ आंसर। तो उसमें मेरे को लगता था कि ठीक है, इवन इफ आई एम एबल टू राइट 15 आंसर्स और 16 आंसर्स, बट आई बिलीव आई हैव रिटन गुड आंसर्स, इट इज़ फाइन, इट इज़ सो फार सो गुड। और ये मैं कोशिश करता था कि इनिशियली ठीक है 4, 5, 6 टेस्ट में इफ़ आई एम एबल टू राइट गुड आंसर्स, even if I'm not able to complete the paper on time, doesn't matter. So I feel one should ensure writing good answers in the initial 5-6 tests. Don't worry about if you're able to complete the paper, if you're able to write the entire 20 questions or not, but one should try to write good answers. क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी। उसके बाद क्या है कि वंस आपने क्वालिटी अचीव कर ली, वंस आप एक वो कर्व होता है, तो वंस आपको लगता है कि उस कर्व पे आप आ गए उस पॉइंट पे जहाँ आपको लगता है कि ये टॉपिक आया तो मैं आई राइट अ गुड आंसर, उसके बाद यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर क्वेश्चंस। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 वेरिएबल्स है सर यहाँ पे, पहला है क्वालिटी, दूसरा टाइम। तो आपको दोनों वेरिएबल्स पे काम करना चाहिए, नॉट साइमल्टेनियसली इनिशियली। इन द इनिशियल फेज आप करें कि क्वालिटी को कैसे मैं ऑप्टिमाइज करूँ, ये वेरिएबल जो क्वालिटी का है, हाउ डू आई ऑप्टिमाइज माई क्वालिटी। वंस यू बिलीव and once others also believe that you optimized the quality, then आप टाइम वाले वेरिएबल को पकड़ो कि now how do I ensure that I am able to maintain quality and do the same in this time। तो दोनों लीवर्स को साइमल्टेनियसली मत मूव करें, मूव क्वालिटी लीवर इनिशियली, देन टाइम पे आओ कि ठीक है अभी मैं 15 क्वेश्चन लिख पा रहा था 3 घंटे में, अब मुझे इंश्योर करना है विद द सेम क्वालिटी हाउ डू आई राइट 20 क्वेश्चंस। तो उसमें कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा जो कि बड़ा लाजमी है कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन गुड क्वालिटी इन ऑल द 20 क्वेश्चंस, बट वो ठीक है, हो जाएगा, होने दीजिए। तो फिर आप टाइम पे, फिर मैं टाइम करता था कि ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ा, 15 हुआ, 15 से मैं 17 क्वेश्चन लिखने शुरू हुआ, 17 से 18 एंड देन 18 से 20। तो मेरा जो लिमिटेड हम्बल ओपिनियन यही है कि पहले 2 लीवर हैं, क्वालिटी एंड टाइम, पहले क्वालिटी पे काम कीजिए, फिर टाइम पे काम कीजिए, और फिर इट विल हेल्प यू। ऐसे पेपर के बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? सर ऐसे तो मेरा स्कोर सर 121 ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा जो मैं बताना चाहूँगा। मतलब आपके ऑप्शनल ने तो डेफिनेटली हेल्प की होगी इन दी ऐसे पेपर, बट ऐसे के अंदर जैसे स्टकनेस आ जाती है, लोग आंसर लिखते रहते हैं, फिर वो रिपीटेटिवनेस आ जाती है, उसको किस तरीके से रिजॉल्व आउट किया आपने? सर ऐसे में मैं ये इंश्योर किया था, दो आई एम नॉट वेल प्लेस्ड टू आंसर दिस, पीपल हैव गॉट मोर मार्क्स देन मी, तो आई थिंक दे वुड बी एबल टू गिव मोर रिफाइंड, मोर बेटर आइडिया अबाउट दिस। यू कैन नॉट जज दी बोलते हैं ना टैलेंट बाय द मार्क्स। तो मेरा जो अप्रोच था सर, माय हम्बल अप्रोच वाज दिस, दैट ऐसे में आई वुड राइट, जो भी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ या करंट अफेयर्स, जहाँ से भी कुछ एनेक्डोट मिलता था, मैं आई वुड राइट दैट सो एज टू हैव सम फ्रेशनेस, नोवेल्टी एंड इनोवेशन टू द आंसर। तो न्यूज़पेपर में है, कहीं और कुछ एनेक्डोट है, कोई बुक है, तो जैसे सर वर्क 3.0 is a very wonderful piece that I've read yesterday. So it says that the world is now changing. The workplace and the workers, they're changing and they'll keep on changing in the coming few years. The book says that after COVID, the entire global ecosystem has become a giant lab. What was earlier taking, what changes earlier took decades or 20-30 years, now they're happening like this. Those changes are happening very quickly. So there is a structural change in the industry, in politics, in society, economy, etc. that is happening. तो ऐसा कुछ मैं पढ़ता था, तो अगर मुझे लगता था कि ये appropriate है to be written in the essay, I would write that. अगर मुझे लगता था force fit हो रहा है तो I would refrain from doing that. तो पहला तो step था ये सर।
दूसरा सर मैं ये था कि एक फ्रेमवर्क बनाते हैं सभी लोग, तो टॉपर्स जैसे बताते थे या फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जैसे बताते थे, तो फ्रेमवर्क बना लेता था कि आई विल स्टार्ट विद एनेक्डोट और आई विल स्टार्ट विद कोट एंड देन मैं इंट्रोड्यूस करूँगा एस्से को, देन जो भी एस्से है से ये ऐसे है टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा एज टू वाई टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। इसको आर्ग्यूमेंट्स को मैं सब्सटैंशिएट करूंगा विद एग्जाम्पल्स और विद समथिंग सो दैट द आर्ग्यूमेंट्स बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और इसमें मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि आर्ग्यूमेंट्स ऑर्गेनिकली लिंक्ड हो, कि देयर इज़ सम कॉन्टीन्यूटी एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और वो बड़ा कोहेसिव और कोहेरेंट लगे। बहुत मेरे हिसाब से इन माई लिमिटेड व्यू कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इन ऐसे। आपका ऐसे बहुत कोहेरेंट होना चाहिए एंड बहुत 360 डिग्री भी होना चाहिए, बहुत 360 डिग्री होना चाहिए, तो वो मैं इंश्योर करूँगा कि कोहेरेंट हो। फिर मैं इंश्योर करूँगा कि इसका कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे दो अगर पॉसिबल है, कि वाई टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ नॉट व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हाट कैन बी दोज इंस्टेंसेस, व्हाट कैन बी दोज आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा कुछ वे फॉरवर्ड या कुछ करे कंक्लूड करूँगा। तो ये बेसिक अप्रोच ये थी। जैसे सर हॉर्स हैज़ ब्लाइंडर्स, वो घोड़े के ब्लाइंडर्स होते हैं कि द हॉर्स कैन लुक, तो ये मेरा ब्लाइंडर्स थे कि ये करूँगा। उसके बाद सर वट एवर कुड हैपन विद द टॉपिक, कि जैसे आपने बोला 360 डिग्री व्यू, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल एक्सेट्रा, जो भी पर्सपेक्टिव्स ऐड हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में ही, एंड विच आर अप्रोप्रिएट टू बी एडेड। ऐसे नहीं कि फोर्सफुली हम बोलें कि ठीक है वी हैव नाउ लुक्ड एट दी सोशल एस्पेक्ट, लेट अस नाउ एक्सप्लोर दी पॉलिटिकल एस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, ऐसा नहीं। अगर इफ़ द आर्ग्यूमेंट्स आर फ्लोइंग इन सच अ वे दैट इट मेक्स सेंस, तो वो डाल दिया। इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू, आपके फर्स्ट इंटरव्यू में और सेकेंड इंटरव्यू के अंदर क्या आपको डिफरेंस लगा, एंड व्हाट वाज द चेंजेस, और कोई एक ऐसा इंस्टेंस जो आपको याद आ रहा हो अपने इंटरव्यू का? सर first differences, you asked about differences, so the first is that my marks changed in the two interview attempts. In the first attempt I got 193, in the second 185, though it was not much of a change, but yeah, I think both of the marks are good marks, Good enough. and not much of a swing has taken place. Second difference, second sir, the questions asked, they were different this time because I was in Danix, so questions related to my work were asked, which were new questions. My hobby was the same, which was analyzing performance of Bollywood movies, so questions were asked from this topic in my earlier interview as well as this interview. Questions obviously would be different, so different questions were asked by the honorable board, and one thing that remained same was that in CSC 20 I was the last one to go to the board in the forenoon session. Here also I was the last one to go to the board in the forenoon session, so this was the similarity. And this time I was maybe more confident because I had fair understanding of my job, my work and other things, but yeah, nothing much difference in vis-a-vis the previous interview. How much DAF played a role in the interview? Sir, detailed application form for me was the source from where 80% of the questions were asked. Okay. So I think for me it played a very crucial role, and most of the questions were from DAF. So it helped me get good marks in the interview, and in general also DAF gives a fair understanding of what the candidate is, what is his or her education, what is his or her service experience, what are his or her hobbies, where has he or she lived, stayed, what has he or she done. So DAF is very important, and one should prepare DAF thoroughly, as if DAF is their girlfriend or boyfriend. So one should be that much thorough with the detailed application form, considering them to be their girlfriend or boyfriend. तो प्यार की वो इंतहा मोहब्बत होनी चाहिए अपने DAF के साथ, और वो आपको रिवॉर्ड भी करेगा। सो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने नोट मेकिंग के ऊपर कितना ध्यान दिया?
सर नोट मेकिंग का टाइम मुझे कम मिला, बट मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे ओके एंड कुछ मैं फ्रेंड्स के नोट्स भी यूज़ करता था। तो बट नोट मेकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये रियलाइज़ किया मैंने कि पेपर से पहले यू नीड टू हैव शॉर्ट नोट्स सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज देम एंड यू आर एबल टू रिकॉल योर नोट्स वेरी क्विकली, वेरी ईजिली। तो नोट मेकिंग मुझे टाइम कम मिला बिकॉज मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी थी, बट नोट मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वन शुड कीप ऑन रिवाइजिंग दोज नोट्स, और वो शॉर्ट नोट्स बना लेनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस करें आप, और उस माइक्रो लिस्टिंग के हिसाब से नोट्स बना लीजिए। मेरे भी थे शॉर्ट नोट्स, बेहतर हो सकते थे वो, बट जो थे मेरे उसने काम दे दिया, दे हेल्प मी मच। बट किसी भी एस्पिरेंट को माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस करना चाहिए, PYQs देखनी चाहिए, फिर शॉर्ट नोट्स बना लेनी चाहिए, सो दैट दे आर इन सिंक विद द PYQs एंड दे आर इन सिंक विद द सिलेबस, एंड देन उसे रिवाइज करें और अपने नोट्स को ही अपडेट करते रहें। जैसे जो भी देखते हैं, जैसे सर मैं आपसे आज मिला, तो अगर मेरे नोट्स होते तो मैं आपका नाम लिख लेता कि मेट अमन सर टुडे, हैड लर्न दिस फ्रॉम हिम। तो ऐसा वन शुड वैल्यू ऐड। तो नोट मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सर जैसे वॉरेन बुफे सर हैं, he gives 2 rules of value investing. He says that rule number 1 is that you should not lose money, and rule number 2 is that you should never forget rule number 1. So मैं 3 रूल दूंगा because you talk about note making. sure. तो rule number 1 is that you should make short, crisp, concise notes. Rule number 2 is that you revise those notes. And rule number 3 is that you do not forget rule number 1 and 2. So that these 3 rules one should follow. I would love to add one more thing. Rule number 4. हाँ, rule number 4 कि try to make notes not to impress other. मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको समझ में आए। आजकल मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि नोट्स ऐसे बनाएंगे बहुत सुंदर सुंदर कि हमें पता नहीं, जैसे मार्केट में जाके उन नोट्स को सेल करना है। वो नहीं होना चाहिए। नोट्स कैसे भी हो आपको समझ में आने चाहिए, आपके लिए वो बेहतर होने चाहिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। Sir, the chamomile tea is very good. So would you also want to have? Sure. Thank you. My pleasure, sir. इसी से सर आपने एक और बात, simplicity in answer writing. हाँ जी। ये आपने जो बोला कि one should make notes so that one is able to understand those notes, simple notes, not for others but for yourself. वो खराब भी हो, मतलब बड़े ही cluttered हो और बड़े ही ऐसी गंदी handwriting में हो, but as long as you are understanding them, it is fine. अब सर 3 Idiots मूवी तो आपने देखी होगी, लग रहा है सर कि आपने देखी है मूवी। तो 3 Idiots में सर एक बड़ा फेमस सीन है जिसमें प्रोफेसर पूछते हैं व्हाट इज़ अ मशीन। व्हाट इज़ अ मशीन? तो आमिर खान सर who was playing Rancho, zip up and down, he says that machine is anything that reduces human effort. So आपको गर्मी लग रही है, you press this button, you'll get a blast of air. Fan sir, machine. तो this is what a very simplistic definition of machine is. Technically मुझे नहीं पता if this is correct or not, but this is very anything which reduces human effort. Then sir, the professor gets angry with him and बोलते अरे भाई तुम बताना क्या चाहते हो? फिर then he gives example that zip sir, machine, fan, etc etc. Then sir Omi Vaidya sir, he was playing the role of Chatur. Then he gives the technical definition of machine. He says that I may not be able to recall the entire definition. I'll try. He says that machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, by which means force and motion may be transmitted, such as a screw and a nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, etc etc, and he goes on and so forth. So this is a very complex definition of a machine, and so see the idea is conveyed by both of them. This is a technical definition and the other was a very simple definition. So a candidate should have simplistic expression of their knowledge, so that they're firstly not erring or not making a mistake on the definition, and secondly they're able to convey that idea to the examiner. As long as you would convey that idea to the examiner, he or she, the honorable examiner, would give you good marks. And it should be done simplistically. यहाँ से एक और छोटा सा पॉइंट उभर के आता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि नहीं मेरे को तो आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा फैंसी इंग्लिश लिखनी है ना, और
मतलब आई ऑलवेज सजेस्ट कि नहीं भाई, इट शुड बी वेरी सिंपल, लैंग्वेज इज जस्ट अ कम्युनिकेशन थिंग। आपको बस वो अपने पॉइंट समझा दो, चाहे वो ईजी वर्ड्स में समझाओ, दैट शुड बी सिंपलिस्टिक। जरूरी नहीं है कि जो आपका एग्जामिनर हो वो भी उतना ही आपके बोलते हैं डिक्शनरी वाले वर्ड्स को उतनी ही अंडरस्टैंडिंग ले पाए। तो आपकी उस पॉइंट से वो वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकलती है। जो भी लोग मेंस अटेंड करने वाले हैं उनको वो फैंसीनेस से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए। व्हाट्स योर से ऑन दिस? जी सर, मैं तो इंसिडेंट ही इसीलिए बताया था बिल्कुल। 3 इडियट्स मूवी का कि इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता नहीं इस हो पॉइंट का। दिस इंसिडेंट, दिस सीन is a poignant reminder of the fact that simplicity would reward the candidate. But having said that, simplicity, if you write simple answers, the answer should be appropriate. It should have every technical specification, whatever is possible. So simple answers, but answers which capture the essence of what you're trying to communicate. So that would be helpful for the examiner to comprehend, to reward you, and for you to be able to write a good answer. बहुत सारी पढ़ाई की बातें कर ली हम लोगों ने और उससे डेफिनेटली सब बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। लेट अस स्टार्ट द अनदर राउंड, द रैपिड फायर राउंड। बहुत मज़ा आने वाला है। पहला सवाल मेरा यही होगा रैपिड फायर में कि मान लो पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं, यू हैव 30 सेकेंड्स, आप जो चाहो वो बोल सकते हो, क्या होगा आपका आंसर? Firstly, sir, I would like to say that I am a nice person. तो अगर जाने अनजाने में, knowingly unknowingly, if I've been not so nice to anyone, so apologies for that. That would have been a bona fide mistake from my end. The other thing would be that let's meet in heaven. दैट्स कूल। दुनिया में कोई ऐसा सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हो और आपको उसका जवाब मिल भी जाएगा, वो ऐसा कौन सा एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हो? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वट एवर हैपन्स टू अस, इज़ इट predestined or is it a result of the cumulative decisions, efforts, choices that we make? So this has been a running thread for me. I want to know the answer to this question कि हम जो यहाँ बैठे हैं कैमोमाइल टी पी रहे हैं, was it predestined कि क्या वो पहले ही लिखा गया था कि मैं आपसे मिलूँगा, आपके साथ इधर कैमोमाइल टी पीऊँगा, और ये इस वजह से हुआ है कि आप मेरा सिलेक्शन हुआ, आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो इसका अगर कोई जवाब बता दे मुझे तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सिंपल हो जाएंगी। आर यू अ फैन ऑफ सुपर हीरोज? नो सर, नो सर। फिर भी अगर कोई आपको एक सुपर पावर मिले, सर, कौन सी आप चाहोगे कि मैं ये वाली सुपर पावर ले लूँ? सर, मैं लॉर्ड हनुमान जी की सुपर पावर लेना चाहूँगा कि ही कुड डू एनीथिंग ही वुड थिंक ऑफ, एंड सेकेंडली हिज डिवोशन, सिंसेरिटी, लव टूवर्ड्स लॉर्ड रामा एंड हिज लव टूवर्ड्स लॉर्ड रामा। सो दो चीज़ें सर, पहली ये पावर दैट one is able to do anything that he or she wants, and second sir, how does one maintain that purity of soul, purity of thought, that one has this kind of love, dedication, sincerity towards Lord Rama and towards Goddess Sita and towards others. So these two things I would want to have. You have said the name of the supreme of the supreme. Yes sir, yes sir. That's great. मान लो मैं आपके शहर आता हूँ Sir, है ना, आपका शहर दिल्ली है, दिल्ली है। फिर भी आप मुझे ऐसी कौन सी जगह होगी जो आप मुझे बोलोगे कि सर मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा? सर जहाँ हम करंटली बैठे हैं, तो वो जगह, फिर इसके आसपास की होश खास विलेज और वो जगह, फिर साउथ दिल्ली में हैं हम, तो सर साउथ दिल्ली में कुतुब के आसपास का एरिया, बिकॉज सर दीज आर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस एंड दीज हैव huge archaeological as well as cultural significance which gets generally overlooked because of the leisure activities, because of the restaurants, and because of other things that have come up here. So I would not take you to a restaurant or to a club, but I would take you to these cultural places, and I would show the cultural as well as the archaeological significance of these places. आपको खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, और कोई ऐसी चीज़ भी बताना खाने की जो आप छोड़ नहीं सकते हो? सर ऐसा तो कुछ है नहीं, आई एम अ टी टोटलर। तो सबसे अच्छी तो सर मुझे चने की दाल, पीली चने की दाल लगती है, and because I was brought up in Haryana initially, so sir we have bajre ki roti during winters which is prepared. So bajre ki roti is something which I relish very much.
वट इज़ दी वन स्टूपिडियस्ट थिंग जो आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में वो एक स्टूपिडियस्ट थिंग करी थी और वो भी खुद अपनी चॉइस से? सर दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन, तो रैपिड फायर में तो नहीं हो पाएगा। फिर भी कोई ऐसा इंस्टेंस आपको याद आ रहा हो? यही स्टूपिडियस्ट चीज़ है सर कि आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर माई स्टूपिडियस्ट चीज़। सो आई शुड हैव एज अ पर्सन वन शुड बी अवेयर कि उसने क्या क्या स्टूपिड चीज़ें करी है या क्या क्या गलतियाँ करी हैं। तो यही एक स्टूपिडियस्ट चीज़ है जो अब तक भी चल रही है कि मेरे को यही नहीं पता कि मैंने क्या स्टूपिडियस्ट चीज़ करी है। आपके ऊपर मान लो कोई एक मूवी बनाना चाहे कोई भी व्यक्ति, तो व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ दैट मूवी? और एन ऑटोबायोग्राफी? सर nonsense guy or nonsense and insane guy, whether there are no nonsense guys, I am a nonsense guy। तो वो स्टे हंग्री स्टे फुलिश वाला थीम बड़ा मुझे सही लगता है, तो नॉनसेंस एंड फुलिश गाय, ऐसा समथिंग लाइक दिस। जैसे कि अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी बात करी, तो यू आर इनटू वेरी मच इनटू बॉलीवुड मूवीज। कोई एक डायलॉग बताओ जो आपको सिग्निफाई करता हो। सर वही अगेन सर, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि वो होती तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। तो इसका रेलेवेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। इसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है जो अमिताभ जी ने बोला था, बट इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मतलब आई ट्राई टू मेडिटेट, सिट इन काम प्लेसेस and think about things what could have been done better, what other things could have been done, how could I have used my day efficiently, how could I have improved my productivity throughout the day। तो मैं और मेरी तन्हाई यही बातें करते हैं, लेकिन वो तन्हाई बड़े लिमिटेड समय के लिए होती है, उसके बाद वो तन्हाई ख़त्म हो जाती है। तन्हाई से बहुत सारी लर्निंग आती है। यस सर, है ना। आपको मतलब यू आर इनटू ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल करना पसंद है? यस सर। तो विच इज़ दी वन प्लेस जो आपने अभी तक विजिट नहीं करी है एंड दैट्स इनटू योर विजिटिंग लिस्ट? काश्मीर सर, काश्मीर इज़ वन प्लेस which I have not visited, which I would want to visit, and France I was looking forward to visit, but this is actually not the right time. The weather is not appropriate, or it is not the best weather to visit, but I would have looked forward to visit France. Not France, or maybe Kashmir I would look forward to visit very soon. One Indian language and one foreign language which you would love to learn? Sir, Marathi I would love to learn. And Bengali also sir, I stayed in Calcutta, so I am able to understand Bengali. I stayed in Mumbai, so I am able to understand Marathi, though not very fluent at any of these languages. So I would like to be fluent in Marathi and Bengali. Marathi sir, I know only little bit of Marathi, so the viewers should pardon me for my mistakes in Marathi if I do. So I know only this much of Marathi, that माझा नाम अभिनव आहे, and this also would be wrong. This also may be wrong, so I apologize to the readers if this is not the correct way to speak, but only I know this much of Marathi. Sir, and with respect to foreign language, I would want to learn Mandarin and French. Mandarin and French because from my limited understanding, I've got to know that there are repositories of knowledge in these languages, and also with respect to Mandarin, people say that the efficiency of the judicial system can be learned from the Mandarin language. So someone told me this thing, and I was very curious to find out how is this happening. So for that matter, I would want to learn Mandarin. हिस्टोरिक बुक्स में से जो आपने पढ़ी हैं, मतलब एंशियंट मिडीवल या मॉडर्न में से, कोई एक ऐसा व्यक्ति या पर्सनैलिटी जिससे आप रूबरू होना चाहते हो? सर, लॉर्ड कृष्णा। Lord Krishna would be one personality whom I would want to interact with, to talk to, and to meet. Do take me with you. Yes sir, yes sir. And yes sir. उनसे कौन नहीं मिलना चाहता? बट सर, हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया यू आर इनटू लिटरेचर्स टू, तो कुछ पंक्तियाँ आप हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर गुनगुनाइए। सर, एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल राइट नाउ, मुझे कुछ पंक्तियाँ रश्मि रथी की याद आ रही हैं बाय रामधारी सिंह दिनकर जी, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल पोएम, एंड its recitation has a lot of
literary complexity. I may not be able to do justice to that, but whatever small I can try, I'll try. So sir, it goes like, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए. एंड सर इट गोज ऑन लाइक दिस. सो द इनिशियल 4 लाइन्स आई लव देम. एंड सर आपने इंग्लिश के बारे में पूछा, तो the poem I read during my childhood and the poem that I still relate with, like you asked about Bollywood dialogue. So the poem that I relate with is this poem, sir, Rashmi Rathi and this, which is by Robert Frost. All of us would have read this. Stopping by woods on a snowy evening. तो इसकी सर लास्ट की लाइन्स, The woods are lovely deep and dark. The woods are lovely deep and dark. And I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. So these 2 poems, Rashmi Rathi and Stopping by Woods on a Snowy Evening, I cherish and I love these poems. बहुत मज़ेदार रैपिड फायर राउंड रहा. Thank you, एंड sir. मोर देन अ रैपिड फायर राउंड, इट वाज अ लर्निंग फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स. मतलब आपकी पंक्तियों का इस्तेमाल वो किन किन जगहों पर नहीं कर सकते हैं. और आज हमारे बीच में जो डिस्कशन हुआ उसमें इतने डायलॉग्स, इतने बोलते हैं ना मोनोटोन्स हुए, जिनका यूज़ वो अपनी आंसर राइटिंग और ऐसे में भी कर पाएंगे. तो आपको ही श्रेय जाता है सर इसका. तो आपकी ही कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी दैट वो चीज़ें आती गई मेरे दिमाग में. रश्मि रथी की सर ये जो फर्स्ट उसकी 2 लाइन है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर. अब ये जो लाइन है सर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है. तो ये दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव लाइन फॉर एवरीवन, एस्पिरेंट्स ऑल्सो, कि इफ़ वन इज़ डिसहार्टन्ड बाय अ फेलियर, वन शुड ट्राई अगेन. सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है. सो दिस गिव्स अ ray of hope, optimism, and this would propel the aspirants to work even more harder. So it was a very fun-loving and wonderful session, and we have a very small gift for you. छोटा सा तोहफा हमारी टीम की तरफ से आपके लिए. Thank you sir, thank you sir. It was our pleasure कि आप हमारे पास आए इतना ब्यूटीफुल सेशन के अंदर. बिफोर एंडिंग दिस सेशन, फ्यू वर्ड्स जो आप हमारे व्यूअर्स को, एस्पिरेंट्स को कहना चाहते हो. First, I would say that one should stay optimistic, one should persevere, and one should have honesty with themselves with respect to preparation. It's a long drawn out process, and if one is not honest with themselves in their preparation, then it becomes a very rigorous journey. So one should be honest with themselves and with respect to the preparation. Second would be that one should have optimism and one should have faith in themselves, and one should be steady on the path of hard work, smart work, and one should be consistent with their efforts. And thirdly, as we've discussed already, one should remember these lines, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है. So whatever efforts one is putting, even if one is not successful in this exam, there are other avenues available where one can utilize and apply the cumulative knowledge. And it also says that सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है. Whatever happens would be just a temporary setback, temporary failure, and there are always good times waiting for you. So there is always a light at the end of the tunnel. Thank you. We would love कि अगर आप किसी टॉपर को भी टैग करें जिनको अगली बार हमारे साथ इस सेशन में आना चाहिए. सर काफ़ी टॉपर्स हैं जिनको मैं टैग कर सकता हूँ. Those who should come. I would tag my roommate at Danix Academy. We were roommates, and I took his help also during my preparation. We used to prepare together between the prelims and mains stage. So Prashant Sharma, he's got rank 259. So I would tag him. He's a very dear friend, my roommate at Danix, my roommate at the academy. So I would tag him. It was a very learnful session for everyone. बहुत सारी चीज़ें हर एक बच्चे को सीखने को मिली होंगी आपकी वजह से और आपकी जर्नी से. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. प्लेजर वॉज ऑल आवर्स,
एंड वी आर वेरी हैप्पी कि देश को एक बहुत ही हॉनहार सिविल सर्वेंट ऑलरेडी मिल चुका था, बट अब वो और भी अच्छी जगह पे वर्क करेंगे एंड यू हैव अचीव्ड अ ग्रेट फीट. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. गाइस, याद रखो, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता है और किसी की भी जय जयकार ऐसे ही नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. डू नॉट फॉरगेट कि आप आज के एपिसोड को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैमाइल टीवी टॉपर्स इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी.